फैसलाबाद में पुलिस वाले खाना खाते हैं और पैसे भी नहीं देते। 10 एहलकारों को मुफ्त खाना ना दिया तो मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। दुकानदारों का इल्जाम, सानी चौक के दुकानदारों को थाना जंग बाजार पुलिस के खिलाफ एहतजाज जारी। दुकानदारों का चौकी गुलफिशा कॉलोनी के एहलकारों पर भी मुफ्त खाना खाने का इल्जाम आयद किया है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में पुलिस वाले खाना खाते हैं और पैसे भी नहीं देते। इस पर बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा, पुलिस वाले खाना खाते हैं, पैसे नहीं देते। बिल्कुल, थाना जंग बाजार के इलाका में वाक़या सानी रोड के दुकानदार इस वक्त आरटीओ फैसलाबाद के दफ्तर के सामने सरापा एहतजाज हैं। उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है, ये मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि जो चौकी गुलफिशा पुलिस और थाना जंग बाजार की जो पुलिस है वो दुकानदारों को बेजा तंग कर रहे हैं, उनसे मुफ्त नाश्ता करते हैं। जब उनको नाश्ता देने से इनकार किया गया तो उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करके दुकानदारों को हवालात में बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे मालूम करेंगे। ये बताइएगा कि आप वहाँ के दुकानदार हैं, किस मामले पर आप एहतजाज कर रहे हैं? जी, ये जो है ना वही कांस्टेबल है, एक राना आजम है, इन्होंने एक टार्चर सेल बनाया हुआ है उसानी रोड से थोड़ा सा आगे, और ये बार बार हमसे नाश्ता मंगवाते थे, दुकानदारों को तंग कर रहे थे। और हम एक लड़के को भेज रहे थे, हम 2 बंदों का तो नाश्ता लेके जाते रहे हैं। जब 8 बंदों का बोला है पैसे नहीं देते, हमने जब इनको कहा कि हमने नहीं देना तो ये दुकानदार को आके इन्होंने मारा पीटा और हमलावर हुए हैं 15 बंदे, और ये क्वार्टर में लेके जाने लगे थे। दुकानदारों ने एहतजाजन उस बंदे को छिड़वाया और ये जो है हमारे खिलाफ उल्टा जो है पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। मुजाहिरीन का ये कहना था कि जो पुलिस एहलकार थे थाना जंग बाजार के और चौकी गुलफिशा से उनसे मुफ्त डेली रोज़ाना की बुनियाद पर नाश्ता करते थे। उनकी जानब से एक बच्चे को भिजवाया गया और कहा गया कि 10 बंदों का मुफ्त नाश्ता भिजवा दिया, जिसका इनकार किया तो उन्होंने उनके दुकानदारों को उठाया, वहाँ पर उनके साथ उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया और उठाकर उसी बच्चे पर बदफेली करने का इल्ज़ाम लगाकर इनके दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन की जानब से यह मुतालबा किया गया कि पुलिस हुकाम इस मामले का नोटिस लें और जो जिम्मेदारान पुलिस एहलकार हैं जिनकी जानब से मुफ्त नाश्ता भी किया जाता था और झूठा मुकदमा दर्ज किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो तैयब मकबूल, आप तफसीलात से आगाह करे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस तर्जमान मुनीबुर रहमान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपने सारा मामला जाना। दुकानदारों की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पुलिस वाले मुफ्त खाना खाते हैं, ना देने पर तंग करते हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है? और ये भी बताइएगा कि इस पर कानून की क्या जो है वो कौन से शिक लगती है, कौन से आप लोग इस पर एक्शन लेने जा रहे हैं? इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पुलिस तर्जमान मुनीबुर रहमान साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, दुकानदारों के सामने जो दुकानदारों की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है कि पुलिस वाले मुफ्त खाना खाते हैं, मामला भी आपने जाना, कानूनी कार्रवाई इस पर क्या हो सकती है और इस पर आपका मौक़िफ़ बताइएगा। उसके अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट जो मछली पार्टी 31 जनवरी का ये हुआ है और 2 तारीख को उनका मेडिकल क्लियर होने के बाद FIR दी गई है। जी सर, इस पर बताइएगा कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है अगर FIR दी गई है? ये है कि अगर इनको किसी किस्म का इनको किसी किस्म की कोई शिकायत एप्लीकेशन देंगे, उसकी मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी और अगर इनके साथ किसी किस्म की भी ज्यादती होगी तो उसकी मुकम्मल दादरसी की जाएगी, मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी और अगर मुलविस पाए गए पुलिस वाले तो कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया मुनीबुर रहमान साहब, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साथ ही साथ तैयब मकबूल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। महकमा रेलवे के ऑनलाइन सर्वर खराबी के असरात जारी, टिकटों की रिकॉर्ड गायब, टिकट्स वापस या तब्दील करने वाले मुसाफिर, रेलवे का टिकट रिफंड सिस्टम मुकम्मल बैठ गया है। आपको बता रहे हैं महकमा रेलवे के ऑनलाइन सर्वर खराबी के असरात जारी हैं, टिकटों का रिकॉर्ड गायब हो गया है, टिकटें वापस या तब्दील करने वाले मुसाफिर रुलने लगे हैं, जबकि रेलवे का टिकट रिफंड सिस्टम मुकम्मल बैठ गया है। टिकटें वापस या तब्दील करने वाले मुसाफिर
रुलने लगे हैं, जबकि रेलवे का टिकट रिफंड सिस्टम मुकम्मल बैठ गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि महकमा रेलवे के ऑनलाइन सर्वर खराबी के असरात जारी, टिकटों का रिकॉर्ड गायब हो गया, टिकटें वापस या तब्दील करने वाले मुसाफिर रुलने लगे, रेलवे का टिकट रिफंड सिस्टम मुकम्मल बैठ गया। आपको अपडेट करें कि महकमा रेलवे के ऑनलाइन सर्वर खराबी के असरात जारी, टिकटों का रिकॉर्ड गायब हो गया, टिकटें वापस या तब्दील करने वाले मुसाफिर रुलने लगे, रेलवे का टिकट रिफंड सिस्टम मुकम्मल बैठ गया। आपको बता रहे हैं महकमा रेलवे के ऑनलाइन सर्वर की खराबी के असरात जारी हैं, टिकटों का रिकॉर्ड गायब हो गया, टिकटें वापस या तब्दील करने वाले मुसाफिर परेशानी का शिकार हैं, रेलवे का टिकट रिफंड सिस्टम मुकम्मल बैठ गया है, महकमा टिकटें रिफंड करे, मुसाफिरों का मुतालबा सामने आया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि महकमा रेलवे की ऑनलाइन सर्वर खराबी के असरात जारी। इसी पर बात कर लेंगे अवैस अली से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा रेलवे के ऑनलाइन सर्वर खराबी के असरात जो हैं वो फैसलाबाद ऑनलाइन टिकट सिस्टम पर ताहाल मुरतब हो रहे हैं। इसी वजह से फैसलाबाद रेलवे का जो टिकट रिफंड सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है। जिन मुसाफिरों की जानिब से जो है वो टिकटें वापस ली जा रही हैं, उनको टिकटें वापस नहीं दी जा रही, जो है वो उनके पैसे टिकटों के वापस नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि टिकट आप यहाँ पर वापस करने आए थे, उन्होंने टिकट आपसे ली वापस? जी, कुछ रोज़ पहले हमने रिजर्वेशन करवाई थी, तो हमारा किसी इंसिडेंट की वजह से हमें कैंसिल करवाना पड़ी। तो मैं आया था, रोज़ाना चक्कर लगा रहा हूँ, तो कुछ रोज़ पहले इसका रिजर्वेशन वापसी थी, जो इसकी रिफ़ंड सिस्टम ख़राब था रेलवे का, जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि कुछ रोज़ बाद आना। वो मैं आ जाए, सुबह से खड़ा हूँ, वो बोल रहे हैं कि आपकी टिकट रिफ़ंड नहीं होगी क्योंकि सिस्टम में ख़राबी है या हमारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं है। आज ही बिल्कुल, टिकट रिफंड का जो रिकॉर्ड है वो फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया के पास मौजूद नहीं है। इस वजह से सुबह के औकात से जो यहाँ पर मुसाफिर अपनी टिकटें वापस करके पैसे लेना चाहते हैं, उनको टिकटें वापस नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। महकमा रेलवे के ऑनलाइन सर्वर में जो खराबी आई थी उसकी वजह से एक जानिब तो महकमा रेलवे को लाखों रुपये का नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा है, दूसरी जानब जो मुसाफिर जिनकी जानिब से पिछली तारीखों की टिकटें करवाई गई थी, अब जो है उनकी जानिब से टिकटें वापस लेने के लिए जब महकमा रेलवे से पैसे मांगे जा रहे हैं, तो टिकट रिफंड सिस्टम बैठने की वजह से महकमा रेलवे की जानिब से जो है वो टिकटें के जो पैसे हैं वो मुसाफिरों को नहीं दिए जा रहे, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो टिकटें हैं वो भी इंतहाई सुस्त रवि से मुसाफिरों को दी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर लंबी लंबी कतारें, मेरा कैमरामैन जो आपको दिखा सकता है, यहाँ पर मुसाफिर भी मौजूद हैं टिकट काउंटर्स के बाहर, उनको टिकटें जो है वो ताखीर से जारी की जा रही हैं, मुश्किलात का सामना है। ऑनलाइन सर्वर खराबी की वजह से जो है वो फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया का जो टिकट जारी करने का सिस्टम है वो मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया अवैस अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म का कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। सदर के इलाके में इंतजामिया ने फहरिस्तों की तैयारी का काम शुरू कर दिया, ग्रैंड ऑपरेशन भी किया जाएगा। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से दौरा साहिवाल के दौरान फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ज़िला इंतज़ामिया, डिवीज़न इंतज़ामिया को ये हिदायत दी गई थी कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाए और आम आदमी को रिलीफ भी फ्राहम किया जाए। इसी विजन के ऊपर काम करते हुए आज असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल की सदारत में इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें सदर के इलाकों में ऐसी तमाम जगहें जहां पर मुमकिन तौर पर कब्ज़ा है उसके हवाले से फहरिस्तें तैयार करने का फैसला किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे से बात भी करते हैं। सर बताइएगा, क्या लाहे अमल है आइंदा का, और जो गरीब आदमी को रिलीफ फराहम करने के हवाले से हिदायत थी उनके ऊपर किस तरह जो है वो अमल पैरा होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो है डीसी साहब की फैसलाबाद की ख़ुसूसी हिदायत ये थी कि जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और तहसीलों में जो भी यहाँ पे कब्ज़ा माफिया है, वो चाहे पब्लिक लैंड पे, प्राइवेट लैंड पे है, उसकी हमने लिस्टें बनाएंगे और उसके ऊपर जो है हम महकमा पुलिस के साथ मिलके उस कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि लोकल गवर्नमेंट के ज़ेर एहतमाम सालसी काउंसिल्स को बाइख्तियार बनाने के हवाले से अहम पेशरफ्त। तलाक की सूरत में शोहर का 30 दिनों में सालसी काउंसिल पेश होना लाजिम होगा।
वरना कार्रवाई रुक जाएगी। बैरून मुल्क से भेजने की सूरत में सिफारत खाने में पेश होना लाजिम होगा। सालिसी काउंसिल में पेश ना होने की सूरत में सर्टिफिकेट मौसर नहीं होगा। जबकि अदालत ने जिला की सूरत में आपको बता रहे हैं कि अदालत ने खुला की सूरत में इस शिक का इतलाक नहीं किया है। तो आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मजीद जान दें, अब्दुर्रहमान से आगाह कीजिएगा। बात की जाए सालसी कौंसलों के हवाले से तो इनको यहाँ पर अपग्रेड करने के हवाले से, बाख्तियार करने के हवाले से लोकल गवर्नमेंट की जानब से ये कहा गया है कि यहाँ पर अब जितनी भी जो डिवोर्सेस केस होंगे, कोई भी जो तलाक अपनी फ़ाइल करना चाहता तो उस तलाक देने वाले शोहर को लाजमी तौर पर सालसी कौंसल में पेश होना होगा, और अगर वो 1 माह तक पेश नहीं होगा तो फिर ये जो सर्टिफिकेट है वो मौसर नहीं होगा और उसको दोबारा से जो अपना प्रोसीजर करना पड़ेगा। इसको तभी जो प्रोसीजरल इसका शुरू होगा कि जब वो पेश हो के खुद बताएगा, और अगर बैरून मुल्क हो तो वहाँ पर जो सफारत खाना है वहाँ पर उसको पेश होना होगा। और इसी तरह अगर बीवी बाहर हो तो फिर यहाँ पर जो सालसी कौंसल में पेश होकर उसके बाद जो ये तमाम प्रोसीजर है वो शुरू करना होगा। और उसका मकसद ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर नान नफका कोई भी जो केसेस है वो तमाम के तमाम अब सालसी कौंसल के सामने ही पेश होंगे, और इस सिलसिले में जो दूसरी बीवी से इजाज़त का जो यहाँ पर मरहला है वो इजाज़तनामा भी सालसी कौंसल में पेश करना होगा, तभी जाके ये तमाम चीज़ें मौसर साबित हो सकती हैं। और ये लोकल गवर्नमेंट की जानब से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करेंगे टोबा टेक्सिंग से, जहां जिला भर के लिए 824 कोरोना वैक्सीन DHQ अस्पताल पहुंच गईं। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा कहते हैं बहुत जल्द वैक्सीनेशन लगाने का अमल शुरू हो जाएगा। मजीद जानते हैं शाहिद महमूद से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ जो है पाकिस्तान भर में कोरोना वैक्सीन जो है उसका आगाज़ हो चुका है, इसी हवाले से टोबा टेक्सिंग के हवाले से बात की जाए तो अच्छी खबर है कि यहाँ पर भी डोज पहुँच चुकी हैं। इस वक्त मेरे साथ MS DHQ और CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा मौजूद हैं, उनसे बात करें। डॉक्टर साहब, कितनी डोज हैं टोटल और क्या तरीक़ेकार है, कब तक ये शुरू होगा, लगाई जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता चल गया है कि कल से हमारे पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन का आगाज़ हो गया कोरोना के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी कल 824 डोजेज़ वसूल हो गई हैं, लेकिन हमारे रजिस्टर्ड लोग जो टोटल हेल्थ के हवाले से जो महकमा हेल्थ के लोग हैं वो 1500 से ज़्यादा हैं। और हमने ये जो 824 डोजेज़ रिसीव हुई थी उनमें उनको हमने चारों तहसीलों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और इसके मुकम्मल इंतज़ामात हमने कर लिए हैं। इसके हर हॉस्पिटल के अंदर हमारे जो HR हमने ट्रेन कर दिया है, और उनको ट्रेनिंग के बाद उनके रूम्स एलोकेट हैं, और उस जगह पर वो भी हमने कर लिया है कि जैसे गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक कि उसके जब वैक्सीनेशन का टीका लगेगा उसको आधा घंटा स्टे दिया जाएगा। उसके लिए हमने शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा टेक्सिंग पुलिस में भर्ती के अमल का दूसरा मरहला, 13,000 से ज्यादा उम्मीदवारों में से सैकड़ों की दरखास्तों पर एतराजात लगा दिए गए। मजीद जानते हैं वकार घुम्मन से, जी आगाह कीजिएगा। टोबा टेक्सिंग ज़िला पुलिस में भर्तियों का जो अमल था वो उसमें अब जो दरख्वास्तें जमा हुई थी उन पर सैकड़ों पर एतराज़ात लगाए गए हैं। 13,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने पेट्रोलिंग पुलिस के लिए, कांस्टेबल्स के लिए, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मुख्तलिफ जो दरख्वास्तें हैं जो कि नामुकम्मल थी या जिनके कवायद मुकम्मल नहीं थे उन पर एतराज़ात लगाए गए हैं, और उनकी यहाँ पर आज लिस्टें अवेदा की गई हैं। आप देख सकते हैं कि जो उम्मीदवार थे वो आज अपने नाम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि उन पर किस चीज़ के एतराज़ लगाए गए हैं। ज़्यादातर लोगों के जो कवायद हैं वो नामुकम्मल हैं, जिनको जमा करवाने के लिए आज और 5 फरवरी यानी कि कल का दिन मुख्तस किया गया है, कल तक इनको दी गई है। हमारे साथ कुछ उम्मीदवार भी मौजूद हैं। क्या एतराज़ लगा है आपकी दरख्वास्त पे? जी हमारा एतराज़ लगा है, वो कह रहे हैं अभी मुअज़्ज़ज़ आदमियों का नाम नहीं लिखे आपने और नंबर नहीं लिखे, तो हम फिर वहाँ से आए स्पेशल यही काम करने के लिए। आपका क्या एतराज़ है? हमारा यही है कि करैक्टर सर्टिफिकेट है जो वो नहीं जमा कराया, तो इसलिए की वजह से हम बाहर हैं। तो वो आपको कल तक का टाइम दिया, जमा करवा देंगे आप? मुश्किल है, हो जाएगा। बिल्कुल जी। एतराज़ात बहुत शुक्रिया वकार घुमन तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने जनवरी के महीने में 21 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली कर ली है। इसी पर बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी फैसलाबाद में महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नार्कोटिक्स कंट्रोल की जनवरी के महीने में टैक्स वसूलियों का ग्राफ 21 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है, जिसमें सबसे ज़्यादा नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, पुरानी गाड़ियों की मलकियत तब्दीली और टोकन टैक्स से
11 کروڑ روپے ٹیکس جو ہے وہ محکمہ ایکسائز کو وصول ہوا ہے۔ اسی طرح جائیدادوں پر عائد پراپرٹی ٹیکس سے 7 کروڑ 76 لاکھ روپے وصول ہوئے ہیں، اور شراب پر عائد جو ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ 1 کروڑ 69 لاکھ روپے سے ٹیکس وصولی کی گئی ہے۔ اور یوں مجموعی طور پر پروفیشنل ٹیکس اور کاٹن فی سمیت مجموعی طور پر جو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو 21 کروڑ روپے ٹیکس وصول کیا گیا ہے۔ محکمہ ایکسائز حکام کے مطابق مجموعی ہدف کا 70% سے زائد جو ٹیکس اہداف ہے وہ حاصل کر لیے گئے ہیں، جبکہ عمیر عظمت آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ یونیورسٹی آف جھنگ اور نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے مابین معاہدہ ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں وسیم احمد سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی، ٹیکسٹائل اور فیشن ڈیزائننگ کو فروغ دینے کے لیے یونیورسٹی آف جھنگ اور نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کے مابین ایم او یو سائن ہوا ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر یونیورسٹی آف جھنگ ڈاکٹر شاہد منیر صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، ایم او یو سائن ہوا ٹیکسٹائل کو اور فیشن کو مزید فروغ دینے کے لیے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یونیورسٹی آف جھنگ میں ڈپارٹمنٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹس موجود ہیں، اور جو ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں بھی ٹریننگ فراہم کرتا ہے اور فائن آرٹس کے فروغ کے لیے بھی کام کر رہا ہے، اور یہ ایک بڑا لینڈ مارک ڈپارٹمنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں ہم نے آرٹ ایگزیبیشنز بھی کی اس ڈپارٹمنٹ کی۔ اب ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ کولیبوریشن نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹیز کے ساتھ ہو، جو ایک ڈسٹنگوشڈ یونیورسٹی ہے پاکستان کی، اور جس کے ذریعے سے ہم اپنی فیکلٹی کو ٹریننگ دلائیں گے، اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دلائیں گے، اور جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹس لے کے آئیں گے۔ تو یہ کولیبوریشن ایک مفید ہوگی ٹو اسٹرینتھن دی یونیورسٹی آف جھنگ، اس کی فیکلٹی اور اس کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ریسورس شیئرنگ کر سکیں گے، ان کی لیبارٹریز کو دیکھ سکیں گے، جوائنٹ سپرویژن آف ریسرچ ہو سکے گی، جوائنٹ پروجیکٹس لے کے پروڈکٹس بنائی جا سکیں گی۔ تو یہ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جنگ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام کشمیر بنے گا پاکستان سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں اویس خان سے، اویس بتائے گا۔ بالکل، جنگ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام یکجہتی کشمیر کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون، ایم ایس ایف کے کارکنان اور جمعیت علماء اسلام کے بھی عہدیداروں کی جانب سے شرکت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ جنرل سیکرٹری آصف علی شاہد موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے، آج بھارتی مظالم کی جو ہے وہ اس حوالے سے سیمینار کے اندر جو ہے وہ شدید مذمت کی گئی ہے؟ بات یہ ہے کہ گزشتہ 7 دہائیوں سے کشمیر کے اندر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تقریباً 7 لاکھ فوج جو ہے وہ وہاں قابض ہے۔ ہندوستان کا جو حکومت ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ایک اسپیشل سٹیٹس دیا گیا تھا کشمیر کو، اس کو بھی ختم کرنے کے در پہ اسپیشل سٹیٹس یہ تھا کہ نہ تو وہاں ہندو جو ہیں وہ زمین خرید سکتے ہیں، اور نہ ہی مسلم اکثریت کو مسلم اقلیت میں بدلا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ وہاں پلیبیسائڈ کی بات ہوئی تھی، استصواب رائے ریفرینڈم کی بات ہوئی تھی، تو ریفرینڈم میں کشمیریوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے کس ملک کے ساتھ ملنا ہے۔ اب اگر وہ مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدل رہے ہیں، وہاں ہندوؤں نے زمینیں خریدنا شروع کر دی ہیں آنے، اور ان کے مسلمانوں کے مسلم کا جو ہے یہ تعداد کم کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کوئی ایسا ڈھونگ رچائیں گے جس سے پلیبیسائڈ کروا کر ایک فیک قسم کا اور وہاں کے الحاق کا اعلان کریں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ حکومت کو، جو ہماری پاکستان کی حکومت ہے، کشمیری عوام پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، تو حکومت وقت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور ایک باقاعدہ طور پر حکومتی سطح پر ایک میڈیا سیل قائم کرنا چاہیے جو کہ انٹرنیشنل میڈیا یا انٹرنیشنل ممالک تک اپنی بات پہنچائے۔ سفیروں کی تربیت کرنی چاہیے اچھے طریقے سے، خارجہ پالیسی کو بہتر کرنا چاہیے۔ میرا خیال میں یہ چند ایک اقدامات کرنے کے بعد، اور جو مسلم ممالک ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، ان کو باور کروانا چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے جو ہمارا سیمینار تھا اس میں اسی طرح کے جو بچوں کے اویئرنیس دی گئی ہے، اور ہماری مسلم لیگ کے جو ایم ایس ایف کے اسٹوڈنٹس تھے ان کو اویئرنیس دی گئی ہے، اور ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے۔ کہنا ہے کہ جہاں پہ کشمیریوں سے پہ جو جاری ظلم و ستم کی مذمت کی گئی ہے، وہیں پہ اویس خان آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔